नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और जो बड़ी खबर अभी निकल कर आई है, भाजपा के स्थापना दिवस जो कि 6 तारीख को है, उससे पहले आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग के जरिए कई बातें लिखी है। उन्होंने कुछ इस अंदाज में जैसे राजनीति से उनकी विदाई हो और इस मौके पर वो बोल रहे हों। और क्या लिखा है जरा देखिए। मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है पहले राष्ट्र फिर दल और अंत में मैं, और मैंने हमेशा उस पर चलने की कोशिश की। भारतीय लोकतंत्र की खासियत रही है विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी। बीजेपी ने शुरुआत से ही अपने विरोधियों को दुश्मन नहीं माना, हमसे सहमत न रहने वालों को भी कभी राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। सत्य, राष्ट्रनिष्ठा और लोकतंत्र पर मेरी पार्टी का विकास हुआ। ये ब्लॉग में लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है, ठीक 6 अप्रैल को होने वाले भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले। फिर आगे भी लिखते हैं आडवाणी कि मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है कि पहले राष्ट्र फिर दल और अंत में मैं, और मैंने हमेशा उस पर चलने की कोशिश की है। भारतीय लोकतंत्र की खासियत रही है विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो मन की बात भी कही है कि 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैं गांधीनगर की जनता का आभार जताता हूं कि जिन्होंने मुझे 1991 से लगातार चुनकर संसद भेजा है। उनके प्यार और समर्थन ने मुझे उत्साहित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कई अन्य महान नेताओं के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। और अब एलके आडवाणी के इस ब्लॉग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, और वो क्या है इसको भी देखिए। आडवाणी जी ने बीजेपी का सही मतलब बताया है। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं अपने ट्वीट के जरिए, आडवाणी जी ने जैसे पार्टी को मजबूत किया उस पर गर्व है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट कि आडवाणी जी ने बीजेपी का सही मतलब बताया और जिस तरीके से आडवाणी जी ने पार्टी को मजबूत बनाया उस पर गर्व है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव के दौरान लगातार जो राजनीति में उथल पुथल का दौर है वो भी जारी है, और आज एक बड़ा बदलाव दिखा उत्तर प्रदेश में, जब निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया और खुद निषाद पार्टी ने एनडीए के साथ नाता जोड़ लिया। अब साफ हो गया ये कि कमल निशान पर ही प्रवीण निषाद चुनाव लड़ेंगे, अगर वो लड़ते हैं। हालांकि ऐलान नहीं हुआ इसका, लेकिन वो बीजेपी के जरूर बन गए हैं। और इसके अलावा एनडीए से निषाद पार्टी का नाता जुड़ गया है, यानी कि 2 तरीके से एंट्री हुई है निषाद पार्टी की। अब कहें तो बीजेपी में, एक तो बतौर बीजेपी सदस्य प्रवीण निषाद आए हैं, और दूसरे संजय निषाद बतौर पार्टी, निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा बने हैं। इस मौके पर क्या कहा बीजेपी ने, ये भी सुनिए। इंडियन शोषित हमारा आम दल, जिसे हम निषाद पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय जी ने तय किया है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे। और यह जो हमारा एनडीए का अलायंस है, उसके आप वो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर हैं। जो सामाजिक दृष्टि से अगर निषाद पार्टी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर पश्चिम क्षेत्र के कई क्षेत्रों में निषाद पार्टी का अपना एक वजूद रहा है, अपना स्थान रहा है। तो क्या हाल तक समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली निषाद पार्टी बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये कदम उठाया है? क्या कहना है खुद निषाद पार्टी के अध्यक्ष का, संजय निषाद का, सुनिए। ऐतिहासिक जो एक स्वाभाविक है नेचुरल अलायंस का कि रामराज और निषाद राज दोनों हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ जो इस देश में शोषित और वंचित पीड़ित लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 70 साल बाद कुछ नहीं मिला,
मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अभी तक तो सोचते रहे और आगे हम लोग मजबूती से दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये देश चाहता है कि जिन जिन की समस्याएं नहीं हल हो पाई हैं, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारे आम दल का गठन ही इसीलिए हुआ कि हम लोग अब आए हैं अलायंस में। जी, तो ये वजह है अलायंस में आने की, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है इससे, और ये दिखाई भी पड़ा अखिलेश यादव के ट्वीट में। देखिए, अखिलेश यादव ने इसके बाद जब पार्टी ज्वाइन किया प्रवीण निषाद ने और एनडीए में शामिल हुई निषाद पार्टी, तो क्या कहा है उन्होंने। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए क्या जो झोली मिली है वो पूरे गटक जाएंगे या बांटेंगे भी, घाटे का सौदा बीजेपी के लिए, क्योंकि जनता ने सांसद को नहीं बल्कि उनके पीछे एकजुट महागठबंधन पर मुहर लगाई थी। विकास पूछ रहा है, ये अखिलेश लिखते हैं, गोरखपुर में सांसद जी को मठाधीशी का जो झोला भर प्रसाद मिला है, क्या उसे वो पूरा गटक जाएंगे या किसी से बांटेंगे भी। ये बीजेपी का घाटे का सौदा है, क्योंकि जनता ने सांसद को नहीं उनके पीछे एकजुट महागठबंधन को जिताया था। तो ये अखिलेश यादव ने निशाना साधा इस तरीके से निषाद पार्टी पर, लेकिन इसका जवाब भी आया कांग्रेस और इसके अलावा कांग्रेस और एसपी ने क्या कहा पार्टी के तौर पर। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हावी है, वो जीत रहा है, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। इसके डर के मारे भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, लेकिन इससे समाजवादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे जो चुनाव हुए उसमें कई राजनीतिक दलों ने मिलकर उनको चुनाव लड़ाया और जिताया। आज वो लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। राजनीति में ऐसे अवसरवाद ये कोई नई परंपरा नहीं है। और आज एक और बड़ी सियासी घटना कहें या उलटफेर कहें, वो सामने आया इस तौर पर कि अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते रहे राहुल गांधी ने अब इस बार वायनाड से पर्चा भर दिया है। हालांकि उनका अब उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये क्या वाकई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी ये साफ होना बाकी है। मगर वायनाड से जरूर पर्चा भरा, और इसके लिए वजह दी कि वो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की, देश की एकता के लिए ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने निशाना साधा कि दरअसल डर गए हैं अमेठी में, अपने गढ़ में राहुल गांधी हार से, इसलिए वायनाड का रुख किया है। तापमान आसमान छूने को बेताब है। चुनावी मौसम में सियासी पारा भी कुलाचे मार रहा है। अमेठी से शुरू हुआ तूफान अब वायनाड में जाकर दस्तक दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी राहुल के गढ़ से गरज रही थी। भले ही नेताओं के पसीने छूट रहे हों, लेकिन सपनों के मंजिल पाने के लिए हौसलों से उड़ान भर रहे हैं। अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। जब स्मृति लापता सांसद को खोज रही थीं, तो राहुल वायनाड से पर्चा भर रहे थे और विरोधियों को जवाब दे रहे थे कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए केरल को चुना है, क्योंकि बीजेपी ने हर मामले में निराश किया है। अमेठी में मैं भी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मैं उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। भले ही राहुल देश को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बीजेपी नेताओं को तो राहुल की काबिलियत पर ही भरोसा नहीं है। ये डर गए स्मृति ईरानी की चुनौती से। पिछले बार भी डर गए थे, पर उस समय हवा अच्छी थी उनकी। अब हवा तो बहुत बुरा है कांग्रेस के लिए, तो वो डर गया तो चले गया वहाँ। स्मृति ईरानी जी का जो लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उसको देखते वो घबराए और उन्होंने कहा अमेठी तो मैं हारूंगा, इसलिए उन्होंने कहा भाग राहुल भाग, जरूरी है और मैं जाके वायनाड चलेगा। जब विरोधी सवाल खड़े कर रहे थे, तब प्रियंका गांधी राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोड शो कर रही थी और लोगों को भरोसा दिला रही थी कि हाथ का साथ सबके साथ। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा भाई मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है और बहुत हिम्मत वाला है।
वायनाड की जनता उसका ख्याल रखना वो आपको निराश नहीं करेगा। वैसे दक्षिण भारत का इतिहास कांग्रेस के साथ है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई तो दक्षिण ने कांग्रेस की मदद की। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केरल में 16 सीटें जीती थी, लेकिन विश्लेषक राहुल की इस रणनीति को सियासी जुआ करार दे रहे हैं। इतिहास भले ही साथ हो, लेकिन इतिहास या तो दोहराया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये तो सियासी दलों की राय है इस राहुल के इस कदम पर, लेकिन जनता क्या सोचती है? रायबरेली अमेठी से सटा इलाका है, यहां पर हमने जानने की कोशिश की, सुनिए। दोनों जगहों से सीट हार जाएंगे, यहाँ अमेठी से भी और वायनाड से दोनों जगहों पर बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। स्मृति ईरानी यहाँ बम्पर वोटों से चुनाव जीत रही हैं। माहौल देख लीजिए यहाँ पर। हमारा कहना यह है कि राहुल को अब खतरा दिखाई दे रहा है अपनी सीट का, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास इतना कम किया है जनता को गुमराह करने के लिए, ताकि उनको सिर्फ वोट मिलता रहे। और यही लग रहा है कि इस तरह से जनता धीरे समझदार हो रही है और उनको भय हो गया, इसलिए यहाँ से नामांकन शायद 2 जगह से भरना चाहते हैं। जिस वक्त यहां वायनाड में पर्चा भी भरा और रैली हो रही थी राहुल गांधी की, उसी वक्त बैरिकेड टूटने से एक पत्रकार घायल हो गया और खुद राहुल गांधी फिर आगे बढ़े और यहां पर राहुल गांधी ने उस पत्रकार को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। कुछ दिनों पहले एक और भी तस्वीर आई थी जब पत्रकार एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उसे दिल्ली के एम्स में पहुंचाया था राहुल गांधी ने। हालांकि बाद में उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े किए गए और उसको कई लोगों ने एक किस्म का ड्रामा करार दिया था। लेकिन आज जब बैरिकेडिंग टूटी, सबके सामने की बात है, वहां पर एक पत्रकार घायल हुआ और उसके बाद राहुल गांधी ने उसे कार तक पहुंचाया, एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस सबके बीच लगातार बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला जारी है। दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है कहें तो। और सीएम ने आज सीधे हमला किया राहुल गांधी पर उत्तराखंड की धरती से, देवभूमि की धरती से। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाली पार्टी के साथ समझौता हो गया है राहुल गांधी का, इसलिए वो वायनाड गए हैं। देश को जो विभाजित करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग थी, उससे कांग्रेस का गुप्त समझौता है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा खत्म कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की बात कह रही है। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट के पक्ष में वोट मांगने गए योगी ने ये बातें कही। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र इसका स्पष्ट उदाहरण है कि देशद्रोह की धारा को समाप्त करेंगे। सेना को, अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिले विशेष सुरक्षा के अधिकारों को समाप्त करेंगे और देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को भड़का करके उनके साथ भी अपना वोट बैंक जोड़ने का कार्य करेंगे। इंदिरा की शादी किससे हुई? जोर से बोलो। फिरोज खान से। फिरोज खान से 2 लड़के हुए, राजीव और संजय। मैं इनके नाम के आगे गांधी नहीं लगाऊंगा। राजीव खान जिससे 2 संतान पैदा हुई, उसने ईसाई महिला से शादी की। सोनिया से 2 संतान पैदा हुई, राहुल खान और प्रियंका खान। और सीएम योगी ताबड़तोड़ सभाओं में जुटे हुए हैं। देवभूमि से राहुल पर हमला बोला तो बुलंदशहर से गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन को देश से कोई मतलब नहीं है, ये परिवार को आगे बढ़ाने का बंधन है, अपने परिवार से मतलब है। योगी ने कहा कि सांसद को इस बार मत देखना, मोदी को देखना और वोट डालना। इस मौके पर उन्होंने पश्चिमी यूपी के बहुसंख्यक जनता का जख्म भी कुरेदा और कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने इस इलाके के लोगों को जितने जख्म दिए हैं उतने शायद किसी ने नहीं दिए। सपा बसपा ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। भाइयों बहनों, आपको आपसे ज्यादा पीड़ा, आपसे ज्यादा जख्म उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में जितने जख्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
लोगों को उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को दिए गए, मुझे लगता है कि देश और दुनिया के अंदर अन्य लोगों को ये पीड़ा नहीं हुई होगी। और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से खुलकर बीजेपी को वोट देने और प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुनने की बात कही, अब ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता दिख रहा है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने बाकायदा राष्ट्रपति से शिकायत की और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन ने गृह मंत्रालय को इस शिकायत को भेज दिया है। कल्याण सिंह ने दरअसल अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत में सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को वोट देकर जिताने और नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील की थी। अभी देखना होगा कि आगे क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्या मुश्किलें बढ़ती हैं कल्याण सिंह की। और निरहुआ को जैसे ही टिकट देने का बीजेपी ने ऐलान किया, उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग जश्न मनाने लगे। आपको बताएं कि गाजीपुर के रहने वाले हैं निरहुआ, उनका पैतृक गांव है गाजीपुर के शादियाबाद क्षेत्र के टंडवा में। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर अब आजमगढ़ से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को चुनौती देने मैदान में उतरने वाले हैं। निरहुआ को बीजेपी से टिकट मिलने से उनके गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि भोजपुरी फिल्मों में अपनी चमक बिखेरने वाले निरहुआ राजनीतिक फलक पर भी सितारा बनकर चमकेंगे। बहुत खुश हैं, प्रचार भी करेंगे, हम लोग साथ भी घूमेंगे, साथ में भी घूमेंगे और प्रचार भी करेंगे। दिनेश लाल यादव ही चुनाव वहां से जीतेंगे, दिनेश लाल यादव ही चुनाव जीतेंगे। हमारे क्षेत्र के अगर किसी भी व्यक्ति को भी टिकट मिलता है तो भाजपा वालों को और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम अपने शादियाबाद के करीब का व्यक्ति तो चुनाव लड़ने जा रहा है, और वो भी जो है बगल में टड़वा गांव का रहने वाले हैं। बीजेपी के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और फर्रुखाबाद में जो बोरवेल में बच्ची गिरी थी, अब तक उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया है। अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कल दिन में यह हादसा सामने आया था और तब से लेकर अब तक रेस्क्यू का काम चल रहा है। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल अपने आप में बनकर ये उभर रहा है कि बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और अब ये चिंता बढ़ती जा रही है कि बच्ची की हालत क्या है। 5 साल की बच्ची यहां पर कल से 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरी हुई है और उसको निकालने के लिए इतना बड़ा अमला, इतनी सारी टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबकी लगी हुई है, लेकिन अब तक नहीं बच्ची को निकाला जा सका है। यह अपने आप में बड़ा सवाल, बेहद चिंता और दुख की बात। न्यूज 18 लगातार मौके पर बना हुआ है। मुहिम है कि किसी भी तरह इस बच्ची को बचाना है और इसके लिए जाहिर है जो टीमें लगी हुई हैं, दिन रात एक करके यहां पर कोशिशें जारी है। लेकिन दुख, परेशानी, चिंता और हैरानी की बात यह है कि अब तक नहीं बच्ची को बाहर निकाला जा सका है, रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। ये आप देख रहे हैं सूर्या बाजपेयी, हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लगातार। सूर्या, आप यहां पर नजर बनाए हुए हैं। कल जब इसी वक्त मैं आपसे इसी बुलेटिन में पूछ रहा था तो आपने कहा था कि बताया गया है कि तकरीबन 45 मिनट में यह काम पूरा हो सकता है, लेकिन इसके 24 घंटे बाद अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। क्या वजह है? बच्ची की क्या हालत है? अजय, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये फर्रुखाबाद में लगातार जो है सेना जो थी, पहले इस पूरे ऑपरेशन को सेना अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। सेना पूरी तरीके से 20 घंटे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगी रही। तकरीबन 40 फुट की गहराई का जो सेना ने यहाँ पर खुदाई की, जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी उसके पास में ही एक गहरा गड्ढा खोदकर सेना के जवान लगे थे। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर एक आगरा से जो आपका रेस्क्यू टीम आई, वो भी सेना की थी, वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते रहे। लेकिन दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास सेना के जवान 2 खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ, मिट्टी धसक गई और 2 सेना के जवान उसमें दब गए।
सबसे बड़ी बात रही कि सेना का कोई भी जवान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि कोई एक सेना का जवान थोड़ा सा घायल हुआ जिसको कि मिलिट्री हॉस्पिटल में फतेहगढ़ में एडमिट भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में सेना ने हाथ खड़े कर दिए। अब कहीं ना कहीं जाकर तकरीबन 4 बजे के आसपास मौके पर जो है जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलाई है, जो कि लगातार 4 बजे से यहाँ पर डिप्लॉय है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ में कुल मिलाकर सेना भी काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा काम कर रहा है। तो लिहाजा कुल मिलाकर रेस्क्यू चल रहा है और यहाँ रात भर रेस्क्यू चल रही है। बच्ची की हालत के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कुछ भी कह पाने में देखिए अजय, सबसे बड़ी बात बता दूं, बच्ची की हालत जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है उसने कैमरा डालकर जब बोरवेल में देखा तो कुल मिलाकर बच्ची अभी मूवमेंट कर रही है। इसीलिए ये जद्दोजहद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत सेना के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची को जिंदा ही बचाया जा सके और इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके। जी अजय। और कितना वक्त और लग सकता है, क्या ये बता पा रही है टीमें? ये देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी मेरी जब एनडीआरएफ के एक जो सीनियर अधिकारी हैं जब उनसे बात हुई तो वो लगातार उनका कहना ये है कि ये बोरवेल में गिरी हुई बच्ची है। बोरवेल का जो पूरा रेस्क्यू है उसका एक कोई टाइम लिमिट निश्चित नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग टाइम तो नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, लेकिन तकरीबन ये लग रहा है कि रात के 12 बजे के से पहले ये ऑपरेशन किसी भी हालत में खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। जी है, कोशिशें किस तरह जारी हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। तो जरूरत है दुआ की, अब सबकी दुआ की। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि दुआ कीजिए, सीमा को सकुशल रेस्क्यू किया जा सके, उसे बचाया जा सके, जो 35 घंटे से ज्यादा वक्त से वो इस बोरवेल में फंसी हुई है। ये थी खबरें मतलब की, जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला। नमस्कार।